नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शेयर बाजार अभी बहुत ट्रिकी पोजीशन में है। तेजी का एक तूफान आता है लेकिन फिर सब खामोश हो जाता है और जितनी जोरदार बुल्स की दहाड़ होती है वो वैसे ही फिर चुप हो जाते हैं। वो तुरंत बैक गियर ले लेते हैं। तेजी से बदलता जियोपॉलिटिक्स तो एक बड़ा खतरा है ही, साथ ही एआई ने भी डिसरप्शन मचा दिया है। जब से एआई की कहानी शुरू हुई है तब से ही आईटी सेक्टर की परेशानी भी शुरू हुई है। वो लगातार नीचे लुढ़क रहा है। तो आखिर आईटी में रिकवरी कब आएगी और क्या आईटी की रिकवरी ही अब बाजार को आगे की दिशा देगी? क्योंकि ट्रेड डील जैसी बातें तो हो गई, या फिर जियोपॉलिटिक्स में स्थिरता के बिना बाजार अब ऐसे ही उथल पुथल से गुजरता रहेगा? आज आवाज अड्डा में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मेरे साथ मार्केट और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जी, दलजीत सिंह कोहली कार्यक्रम में शामिल हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब और एनसेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, इस पूरे हफ्ते की बात करें तो 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है और मज़ा ही आ गया, बड़ी अच्छी चाल है। फिर ऑल ऑफ सडन एक ब्रेक लगता है, बड़ा ब्रेक लगता है और फिर कुछ खबरें और उसके बाद फिर अंत ऐसे होता है बाजार का कि कुछ दिशा तय नहीं होती है। क्या अब मार्केट, ये चाहे जियोपॉलिटिकल उथल पुथल कहिए, थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन फ्रॉम आईटी कहिए, उसके साथ छोटी मोटी खबरें ट्रेड डील और इसके इर्द गिर्द की कहिए, ये सब मिला के बाजार अब ऐसा ही चलेगा? नहीं नहीं, मेरा मानना है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म एक इम्पैक्ट है। और मेरा मानना है कि बाजार इसे और बेहतरी बन सकता है। इससे नीचे या बहुत गिरावट की संभावना नहीं है। और ये कारण मैं क्यों बता रहा हूँ कि देखिए, एवर सिंस द बजट डे एफआईएस की वापसी हुई है। खाली एक दिन जहां पर वो एंथ्रोपिक की खबर आई थी और एक वर्ल्ड वाइड आईटी सर्विसेज में गिरावट आई थी, उसके साथ इंडिया में फर्दर आईटी की गिरावट हुई थी और वो 7,500 के करीब करोड़ उसी दिन की बिकवाली हुई थी। उसके अलावा देखें तो इस महीने एफआईएस का या 1,000 करोड़ के तक सेलिंग या 1,000 करोड़ की तक बाइंग ऐसे ही चल रही थे। माने मेरे ख्याल में एक बदलाव आ गया था कि इंडिया को एक कंटिन्यूअस सेल मार्केट से वो थोड़ी बहुत एक लिमिटेड सेलिंग बाइंग की दौर आते, एक्सेप्ट कोर्स दैट वन डे। वो एक बात थी। सेकंड बात यह है कि आपने जिक्र किया दो चीजों का, आईटी और जियोपॉलिटिकल। अभी आईटी का मानना है कि वो बहुत लोकलाइज्ड इम्पैक्ट खाली आईटी सेक्टर के ऊपर था। इसका पूरा मार्केट का इम्पैक्ट में आईटी के कारण मैं नहीं मानता हूं। नंबर टू, आपने जियोपॉलिटिक्स की बात की और उस दिन भी देखे, दैट इज परसों की दिन, क्योंकि कल की दिन जब 1,700 पॉइंट्स की गिरावट मार्केट में भयंकर हुई थी, उस दिन भी देखे एफआईएस और डीआईएस दोनों ने बिकवाली की, मगर 800-900 करोड़। ये इतनी भयंकर बिकवाली नहीं थी कि इतना बड़ा क्रैश को एक्सप्लेन किया जाए। तो कल की थी एक टेक्निकल रिएक्शन बाय हेज फंड्स, बाय रिटेल स्पेकुलेटर्स, ट्रेडर्स, जिन्होंने पोजीशन बिल्ड की थी और उसको अनवाइंड करते हुए इतना बड़ा क्रैश, इसलिए देखिए आज बाउंस बैक हो गया। तो ये खास करके मैं बताऊं कि ये लोग जो एक पोजीशन बिल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की कुछ होती है। ये बात है जो मार्केट को कल अफेक्ट किया था। मगर बिगेस्ट थिंग जो बजट के बाद ही देखे तो मार्केट क्यों, क्योंकि उसके पहले इंडो यूरोप ट्रेड डील साइन हुई थी, उसके बाद इंडो यूएस डील की खबर आई थी, तो बजट भी प्रो इकोनॉमी थी। तो मार्केट इससे तेजी से क्यों नहीं चला, वो सवाल जब उठता है तो मेरा मानना है कि ये डीआईएस का कारण है। और क्योंकि डीआईएस की बात करें तो दो तीन चीज उसमें मेरे को हाईलाइट करना है। एक के देखिए, उन्होंने जो हाथ में जो पिछले 3-4 महीने की बात करें, उनको करीबन 30,000 करोड़ एवरेज इनफ्लोस मिला है प्योर इक्विटी फंड्स में। हाइब्रिड्स में और कुछ 3-4 हजार उससे मिलाकर आते हैं। मैं पैसिव को छोड़ रहा हूं क्योंकि मैसिव का पैसा तुरंत लग जाता है मार्केट में, ईटीएफ का पैसा तो उसी दिन लग जाता है। तो ये जो 30,000 करोड़ के आसपास की समझिए नवंबर दिसंबर का, तो जनवरी में उस महीने में एफआईएस ने 41,000 करोड़ की बिकवाली की, मगर डीआईएस ने करीबन 70,000 करोड़ की खरीदारी की इन द रन अप टू द बजट। तो बहुत पोजीशंस उन्होंने ले लिया उस टाइम में, जनवरी मंथ में ही। अब क्या हुआ इस महीने, देखिए लास्ट मंथ फुल मंथ 69,000 करोड़ का बाइंग। इस महीने 20 तारीख तक खाली 11 करोड़, 11,000 करोड़ का बाइंग।
यानी डीआई का सेलिंग बाइंग एकदम से घट गया। और जो 10 दिन है, 5 या 6 दिन मार्केट के दिन होंगे, उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि और 10,000 करोड़ से ज्यादा जुड़ सकता है। यानी इस महीने डीआईएस का बाइंग सब द वीकेस्ट बाइंग इन द लास्ट 2 years 20,000 करोड़ के करीब होगा। और इसका एक कारण, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो वो अर्निंग सीजन की कंप्लीशन के लिए वेट करके कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक को चुनना, ये डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं। सेकंड बात थी कि कलेक्शंस में देखिए, 30,000 करोड़ से 29,000 करोड़ से 24,000 करोड़, 6,000 करोड़ गिर गया। और 31,000 31,000 करोड़ की एसआईपी बुक, एक्चुअली आप उसको हटाएं तो नेगेटिव फ्लोज थी इक्विटी मार्केट में। तो ये चीज शायद उनके लिए अभी, क्योंकि पैसा कहां गया, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और मल्टी एसेट फंड में 40,000 करोड़ जनवरी मंथ में निवेश हुआ है। यानी लोग ने इक्विटी से हटाकर गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा पैसा दिया और फंड मैनेजर्स को खाली 24,000 करोड़ एडिशनल मिला। तो 11,000 अब तक और 5,000, तो पूरा जो कैश मिला है उसको डिप्लॉय करेंगे तो भी उनका, क्योंकि उसका पहले वाला कैश बैलेंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 70,000 करोड़ दो महीने की कलेक्शंस जो उन्होंने एक ही महीने में इन्वेस्ट कर दिया था। तो डीआईएस की सिचुएशन है कि ऑलरेडी उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है एक हिसाब से। अब फ्रेश इन्फ्लोज जो आएंगे उस हिसाब से आगे वो खरीदारी करेंगे। ऐसे कोई आईटी के ये जो एआई वाली बात है वो बाद में बात करेंगे। उसके अलावा ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अमेरिका और ईरान के बीच, इंडिया में उसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर, ना इन्फ्लेशन के ऊपर। क्योंकि ऑयल का दाम, क्योंकि क्या ईरान तो ऑलरेडी हम बाई नहीं करते हैं ईरान से सैंक्शन के कारण। हॉर्मुज स्ट्रेट पे ऊपर उन्होंने कुछ दबाव लगा दिया वॉर के कारण, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में स्पाइक हो सकता है, मगर वो सस्टेनेबल नहीं है। तो जो आंकड़े मैंने पढ़े हैं, वर्ल्ड एनर्जी एजेंसी का प्रोजेक्शन है कि बाय द ईयर एंड 3.5 to 4 मिलियन बैरल्स का एक्सेस सप्लाई होगा क्रूड का। जी। तो इस हिसाब से मैं ऑयल एक सस्टेन्ड हाई लेवल पे नहीं देख रहा हूं। तो मेरे ख्याल में अब बड़े ट्रिगर्स कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि अर्निंग सीजन भी हो गई और बजट भी हो गया और दोनों बड़े ट्रेड डील भी साइन हो गए। तो इसके बाद फ्लो जो आएगी उसमें डीआईएस सपोर्ट देंगे। अगर रिटेल निवेशक वापस उनको 30-40 हजार करोड़ देंगे तो वो खरीदारी स्टेप अप करके मार्केट को और सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे तो मुझे कोई नेगेटिव्स नहीं दिख रहे हैं, आईटी के अलग बात करते हैं। ठीक है, तो दलजीत जी फिर एक सवाल ये आता है कि अगर इस तरह की चिंताएं नहीं है, क्योंकि कल तो जो बात हो रही थी वो क्रूड को लेकर ही हो रही थी कि अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, फिर अब 2-3 दिन में कुछ हो जाए, फिर ट्रम्प साहब ने अब कह दिया मैं 10 दिन का समय देता हूं। हालांकि कोई भरोसा उनका नहीं है, वो कई बार बोलते कुछ हैं 10 दिन और फिर वो 2-3 दिन में हो जाए। सो नोबडी टेक अ चांस, ये वाली बात भी है। लेकिन जब कल बाकी जगह स्थिरता थी, सबसे ज्यादा मार हमारे ऊपर क्यों पड़ी? क्या हमारा फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम इशू है जो कि हल्की सी भी अस्थिरता आती है तो हम ज्यादा हिट होते हैं, या कोई और बात? जी, हमें लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है हमेशा से। उसका एक बेसिक कारण तो यही है कि हम फंडामेंटली बहुत ओवर वैल्यूड रहते हैं हमेशा। तो इंडियन मार्केट्स हमेशा वैल्यूएशन टर्म्स में तो महंगे ही ट्रेड करते हैं। तो आरओई वगैरह अच्छा है, हमारी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स अच्छी है, बट उसके बावजूद भी हमारे मार्केट्स हमेशा महंगे रहते हैं। तो जरा सा भी कोई भी कहीं कुछ भी नेगेटिव न्यूज फ्लो होता है तो उसका एक एग्जैजरेटेड इम्पैक्ट हमारे यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा चीज, ये जो इस जियोपॉलिटिकल इश्यूज की बात, स्पेशली जब जी क्रूड के लेकर के सेंसिटिविटी कुछ ज्यादा है हमारे यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा 85-90% क्रूड इम्पोर्ट होता है और उसमें हमें दोहरी मार पड़ती है, हमारे करेंसी की भी मार पड़ती है और हमें पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है अगर क्रूड का प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, हमने $140 वाला क्रूड भी देखा है, हमने 25 वाला भी देखा है, अभी 60 चल रहा था, तो 60 से 70 ज्यादा खराब है, बट 140 से 70 अभी भी आधा है। तो पर ये मार्केट को तो इंक्रीमेंटल न्यूज फ्लो पे एक्शन लेना होता है। तो आई थिंक ये जो जैसे ही इस तरीके की न्यूज आई कि कुछ उसका इम्पैक्ट क्रूड सप्लाई के ऊपर पड़ेगा, तो उसका एक अगेन ओवरब्लोन इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर दिखा। तो जो हमारी सेंसिटिविटी हम कह सकते हैं कि ज्यादा है। इनफैक्ट हम पिछले 2-3 महीने से ऐसा अपने नोट्स में हर बार लिख रहे थे कि हम देख रहे हैं कि जो मार्केट का मूवमेंट है, स्टॉक प्राइसेस का मूवमेंट, वो फंडामेंटल से थोड़ा परे चल रहा है। तो अगर आप जस्ट एक एग्जांपल दूं कि ये Q3 के जो नंबर्स खत्म हुए, तो हमारे पोर्टफोलियो में जो है वो कुछ अर्निंग्स, जो करीब 30 कंपनियां हैं हमारे पास, उसमें जो है कुछ अर्निंग्स, टॉप लाइन ग्रोथ वाज 20%, EBITDA ग्रोथ वाज 29% एंड पैट ग्रोथ वाज 40%।
एंड उसके बावजूद भी ये सिर्फ 15 दिन में थोड़ा मार्केट चला तो हमारा पोर्टफोलियो वापस 3-4% ऊपर आया, बट अदरवाइज पिछले 3-6 महीने से लगातार मार पड़ रहा है। तो ये जो डिस्कनेक्ट है फंडामेंटल्स का, ये बहुत वाइड स्प्रेड है। अगर हम BSE 500 की बात करें तो अभी भी लगभग 50% ऐसे स्टॉक हैं जो 20 से लेके 40% तक माइनस है ऑन ईयर बेसिस इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस, जबकि उनके रेवेन्यू, टॉप लाइन, बॉटम लाइन सब काफी बेटर इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये जो रीजन है उसका वो ये है कि इस समय जो ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, ज्यादा जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट आप देखोगे कि जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो इम्पैक्ट एक एग्जेजरेटेड इम्पैक्ट होता है, सीधा 20% सर्किट लगता है, सीधा 10% सर्किट नीचे का लगता है। वही चीज जब पॉजिटिव होती है तो 5-7% ही चलता है, 4% ही चलता है। तो ये जो अभी थोड़ा मार्केट का माहौल जो है ना, आई थिंक ज्यादा ट्रेडर ओरिएंटेड हो रखा है। अभी लोग फंडामेंटल पे शायद थोड़ा पीछे चल रहा है, बट ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हमारा ऐसा मानना है कि ये जो डिस्कनेक्टिविटी है ये बहुत जल्द ये पैचअप होगी और हमें अगले, जैसे Q3 के नंबर्स अच्छे आए हैं, Q4 में भी काफी अच्छे आने की संभावना है नंबर्स। तो हम ऐसा जब कंसिस्टेंसी ऑफ नंबर्स होगी तो फिर मार्केट फंडामेंटल्स को इम्पोर्टेंस देगा। जी, ठीक है। नंबर्स पे भी, अर्निंग्स पे भी हम एक बार आएंगे, लेकिन उससे पहले फिरोज साहब, ये जो सोने चांदी के बीच में एक टर्मोइल आया था, आंधी चली थी, क्या अब उसे ओवर माने? क्योंकि जैसा अभी सुनील जी ने भी कहा, एक बड़ा पैसा उधर गया, फिर उसको वापस आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी क्या माने, वो जो एक फेज था वो निकल गया, अब उससे मार्केट एटलीस्ट उबर गया है, वहां कोई चीज अब उसे आगे पीछे नहीं कर रही है। विपिन जी नमस्कार। पहले प्रीवियस टॉपिक पे जो हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी की बात थी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, इंडिया की वॉलेटिलिटी बहुत कम है। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करें, मैं डेरिवेटिव हैंडल करता हूं, 11.72 की रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है निफ्टी की। निफ्टी की क्लोज्ड लेवल लास्ट ईयर की कोई भी डाउनलोड कर सकता है एनएसई की वेबसाइट से। उसको डाल दीजिए एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट डालिए, सेलेक्ट कीजिए और स्टैंडर्ड डिविएशन का बटन दबाइए, आपको 11.72 मिलेगा। इंक्लूडिंग हॉलीडेज को एक्सक्लूड करके देखेंगे तो 11.72, अगर हॉलीडेज इंक्लूड करके देखेंगे तो थोड़ी कम दिखेगी आपको वॉलेटिलिटी। 11.72 इज द रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी। दिस इज द सेकंड लीस्ट इन द लास्ट 15 ईयर्स। सेकंड, उसी दौर में यही चीज आप S&P 500 के लिए कर लीजिए, कैलेंडर ईयर 2025 के लिए, आपको आएगी स्टैंडर्ड डिविएशन 18.65। दिस इज द हाईएस्ट डिफरेंस, 6.93% की हायर वॉलेटिलिटीज S&P 500 ने दिखाई है निफ्टी के मुकाबले। ओके, और S&P 500 में 500 स्टॉक है, निफ्टी में 50 स्टॉक है, उसके बावजूद उसकी वॉलेटिलिटी 700 बिप्स से ज्यादा आई है उस कैलेंडर ईयर। लास्ट ईयर की हमारी जो निफ्टी की ड्रॉ डाउन, विच इज अनदर रिस्क मेजर, ड्रॉ डाउन पीक से लेके ट्रफ तक कितना था, 8.71% है। ओके, so if drawdown में देखोगे तो 8.71% is one of the least drawdowns Nifty has seen in a year when the world's most powerful man tried to create immense panic in Indian capital market. August 1st को उन्होंने 25% की ट्रम्प ने दी थी, ट्रम्प साहब ने, फिर वापस इंडिपेंडेंस डे के पहले और एक 25% दी थी। उसके बावजूद हम इतनी टर्मोइल की बात कर रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी की बात करने के बाद भी 1200 पॉइंट ऊपर है हम निफ्टी पे। अब इसको हम वीक मार्केट कहें या स्ट्रांग मार्केट कहें, मुझे तो पता नहीं अंग्रेजी में लोग वीक कैसे कह जाते हैं जब आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। रहा सवाल गोल्ड और सिल्वर का, गोल्ड और सिल्वर में गामा ट्रेड हो रहा है, शॉर्ट गामा को स्क्वीज करते हैं, तब जाके कॉमेक्स में आप गामा बिल्डअप देखेंगे तो एक एल्गोरिदम को फर्क नहीं पड़ता है कि वो गामा स्क्वीज सिल्वर को कर रहा है या बैंक निफ्टी को इंडिया में किया था या फिर इन्फी के एडीआर को 35% ऊपर गया था एक ओवरनाइट, ओरेकल स्टॉक 11 सितंबर 2025 को 42% एक रिजल्ट पे गया था, दैट्स अ शॉर्ट गामा स्क्वीज। वही ट्रेड सिल्वर पे हुआ था। सिल्वर वाज नॉट ट्रेडिंग एट $120 बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल यूसेज ऑफ सिल्वर। इंडस्ट्रियल यूसेज होती तो हिंदुस्तान जिंक 40 पे शॉर्ट करके नहीं बैठा होता। They understand industrial demand significantly greater. It was a gamma which was a build up, वो गामा को स्क्वीज करते हैं वो एल्गोरिथम्स, वो कॉमेक्स में हुआ था, वो उसकी वॉलेटिलिटी अब थोड़ी सी कम हुई है। अभी भी गामा बिल्डअप है तो कोई एल्गोरिथम स्क्वीज करने की हमेशा उम्मीद रखता है। एनीबॉडी विद अ डीप पॉकेट कैन क्रिएट अ गामा शॉर्ट गामा स्क्वीज। ये आज के एआई के जमाने में ऐसे अल्फाज यूज कर सकता हूं ताकि वो कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके समझ सके, थोड़ा सा टाइप करके शॉर्ट गामा क्या होता है।
जी ठीक है फिरोज जी, आपने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताई। अब तो मुझे उसके लिए थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, चाहे आपसे चाहे दूसरे गेस्टों से, वो करूंगा मैं। लेकिन उससे पहले अनुराग जी के पास चला जाता हूं डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ, क्योंकि अनुराग जी हमें यूएस से ज्वाइन करते हैं और सर जो भी खबर अभी अमेरिका से आ रही है वो सब थोड़ा हमारे शेयर मार्केट के लिए बुरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ वो हिलाती है यहाँ की चीज़ों को। एआई आ जाए तो यहाँ दिक्कत, फिर आपका ट्रम्प साहब कुछ बोल दें तो ये दिक्कत, कभी वो मोहलत दे दें, कभी कह दें कल हमला कर दूंगा, तो वो बड़ा सब यहाँ पैनिक मच जाता है उसके चक्कर में। इंटरेस्ट रेट की भी बात है, अभी शायद आने ही वाले हैं, वो दिक्कत। तो सब कुछ वहां से जो बोला कहा जाता है उसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ता है। नहीं विपिन जी देखिए, एक तो फिरोज का डेटा इतना एक्यूरेट है। मैं अब जब दलजीत जी कह रहे थे तो मैं सोच ही रहा था कि इंडिया तो बड़ा लो बीटा मार्केट है, हाई वॉलेटिलिटी की बात कहाँ से कर रहे हैं। रादर मार्केट की प्रॉब्लम इंडिया में यही रही है पिछले आफ्टर 2020 के वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई है मार्केट में, जिससे जो अपॉर्चुनिस्टिक बायर्स है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मार्केट मौका ही नहीं देता, आपको गिरता ही बहुत कम है। तो खैर फिरोज जी ने डेटा सब दे ही दिया। तो ये सिर्फ 12% और 18% की बात नहीं है, बात की गहराई वैसे आप मोटे तौर पे देखिए कि 2022 में यूक्रेन क्राइसिस जब हुआ तो S&P तकरीबन 3600 के आसपास पहुंच गया था, आज नियर अबाउट 7000 है। मतलब वहां से उतना, अब आप कह सकते हैं कि वहां से डबल हो गया, बट मैं ये कहूंगा कि उसका डिप कितना आया था, 4800 का पीक अचीव पर करके अनुराग जी वो क्या 35 का ये करेक्शन लिया था। दोनों इंडाइसेस कंपेरेबल हैं कि हम अमेरिकन इंडाइसेस को इंडियन इंडाइस, मतलब आई डोंट नो, यू पीपल नो बेटर, हाँ, लेकिन क्या हाँ, ये थ्योरेटिकली तो ठीक लग रहा है, लेकिन क्या हम इन्हें Correct. कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज फ्री फ्लोट इंडिया में एक चैलेंज हमेशा रहा है कि प्रोमोटर होल्डिंग तकरीबन 40-45% है, वो यूएस मार्केट्स में बहुत लिमिटेड है, तो उसकी वजह से कंपेरेबल नहीं होते हैं। बट बिहेव वंस यू कंसिडर फ्री फ्लोट, उसके बाद तो मार्केट का बिहेवियर तो कंपेरेबल है ही ना। इसलिए क्योंकि इंडिया में एक स्टेबल स्ट्रीम ऑफ एसआईपी बाइंग जो चल रही है आफ्टर 2020, उसने उसको संभाला हुआ है, तो वो बायर सेलर बैलेंस्ड इतने हैं कि डिप आपको ज्यादा नहीं मिलता। बहरहाल ये वॉलेटिलिटी की बात है, तो इससे आगे निकलते हैं। बट फॉर अ हेल्दी मार्केट विपिन जी, हम चाहते हैं कि वॉलेटिलिटी आए, और अगर वॉलेटिलिटी नहीं होती है विच मींस प्राइस डिस्कवरी बहुत इफेक्टिव नहीं हो रही है, विच मींस मार्केट में फियर कम है, और फियर कम होता है तो विच मींस वो मार्केट सैचुरेटेड एंड बोरिंग लेवल्स पे आ जाता है, विच इज वेयर द मार्केट इज फॉर द लास्ट 2 years, राइट। तो वॉलेटिलिटी इज गुड, इट बैलेंसेस ग्रीड एंड फियर इन द मार्केट, जो हम चाहते हैं इंडियन मार्केट में आए, कम है। वाइट्स आई डोंट नो, आई थिंक आपका सवाल इसमें आंसर हुआ कि नहीं हुआ कि यू नो मैं खबरों की बात कर रहा था अमेरिका से कि एआई की वहां पर वो क्लाउड की खबर आ जाए तो यहाँ दिक्कत हो गई, अभी तक बाहर नहीं निकला उससे कुछ। हाँ जी विपिन जी, बहुत ही इसमें एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हर इंडस्ट्री डिसरप्शन के दौर से निकलती है और उसमें मैन पावर बढ़ती है, कम होती है। मैं 2 बड़े एग्जांपल देता हूं आपको। टाटा स्टील जो स्टील प्रोड्यूस करता था करीब 30-35 साल पहले, 1,20,000 लोग एम्प्लॉय करके 3 मिलियन टन का स्टील की कैपेसिटी थी उसकी। आज कैपेसिटी 10 टाइम्स बढ़ गई है, 10 गुना कैपेसिटी बढ़ गई है। मैन पावर 120,000 से 40,000 हो गई है। मतलब जहां इस कैपेसिटी ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए 30 आदमी चाहिए होते हैं, अगर आप 30-35 साल पहले जाएं, आज 1 आदमी से काम चल रहा है। कोई भूचाल नहीं आया, ऑटोमेशन इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पर अनुराग सर, ये आपका थोड़ा मेरा 1 to 1 हो गया, लेकिन जो एग्जांपल आप दे रहे हैं ना, वो एक ग्रेजुअल चेंज है, और जो एआई कर रहा है ये इतना सडन चेंज है कि आप दोनों एग्जांपल थोड़े से अलग। हाँ, करेक्ट। सो देखिए, डोंट एक्सपेक्ट आईटी कंपनीज विल कम आउट एंड गाइड, और पहली बात, उनकी गाइडेंस बड़ी निराशाजनक है जब वो आके कहते हैं कि हमारा काम बड़ा यूनिक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत बात है। देखिए, आईटी कंपनीज अपने मार्जिन्स बचाएंगी और एक ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ मैन पावर होगा। ग्रेजुअल मतलब उतना ग्रेजुअल नहीं, लेकिन ये करीब आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मैन पावर उनका ऑलमोस्ट पीक तो हो चुका है, और वो पिछले 2 साल से आप ट्रेंड देख भी रहे हैं कि मैन पावर की स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही है उतनी, वो सिर्फ रिप्लेसमेंट हायरिंग कर रहे हैं। इट्स अ डिसरप्शन विपिन जी, लेकिन जब Y2K के बाद जब एक्सप्लोसिव ग्रोथ आई तो वो भी, उसका भी फायदा हुआ हमें। आई थिंक वी हैव टू टेक इट।
बट कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन्स प्रोटेक्ट करेंगी और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बचाएंगी। उनको मल्टीपल कितने देने हैं वो मार्केट ने डिसाइड करना है कि अब आप उनको 15 से 20 के मल्टीपल दें कि 25 से 30 के मल्टीपल दें। मेरे ख्याल से 15 से 20 के मल्टीपल पे उनको रखना चाहिए जब तक ये समझ नहीं आता कि वो कैसे अडॉप्ट करते हैं। बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि दे विल बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस डिसरप्शन। जो डिसरप्शन हो रहा है वो मैन पावर को बचाने के लिए हो रहा है। वो अमेरिका में खुद लोग सवाल कर रहे हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जिनको 15-20 साल से लोग कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग सीखिए और जॉब गारंटीड है, उनका क्या होगा। तो ऐसे में खतरा तो आता है, लेकिन खतरा उससे बड़ा यहाँ के ग्रेजुएट्स के लिए ये भी है कि काम इंडिया में कॉन्स्टेंटली ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी एक रेवोल्यूशन चल रहा है साथ साथ। तो लेट्स नॉट टेक इट के सिर्फ इंडिया को नुकसान हो रहा है इसमें, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये मैन पावर रिडक्शन यूएस में हो रहा है और इंडिया में काम पिछले 4-5 साल से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी 5 मिलियन की वर्कफोर्स पहुंच चुकी है इंडिया में ऑलरेडी। बट डिसरप्शन होगा विपिन जी, मार्केट के लिहाज से हमें सिर्फ मल्टीपल पे तय करना है, बाकी इंडस्ट्री खुद तय कर लेगी। ठीक है, ठीक है। सुनील जी, एक जो अभी हमें समझा रहे थे फिरोज जी, जो मैंने कहा कि थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा लगा सुनने में भी, और वो नंबर्स तो नंबर्स ही हैं, लेकिन क्या हम उसे इंडियन मार्केट के लिहाज से इतना इजीली इंटरप्रिटेट कर सकते हैं? मतलब हमारे यहाँ हर तरह का निवेशक है, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली हम सबको सलाह देते हैं लंबी अवधि के लिए, लेकिन बहुत सारे छोटे निवेशक होते हैं जो 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने को अपनी लंबी अवधि मानते हैं, सवाल पूछते रहते हैं हमसे दिन रात, और इसीलिए वो हमारा चैनल भी देखते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये वॉलेटिलिटी लगती है। थ्योरी में वो भले ही ऐसा लगे कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, तो फिर इसको हम कैसे देखें, कैसे समझें? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम वहां पर अगर सिद्ध भी कर देंगे कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेटर है, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों को तो नुकसान हो रहा है, उनके पोर्टफोलियो लाल हो रहे हैं, या वो घबराहट आ जाती है, वो पैनिक आ जाता है। देखिए, जो अजीज जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि ओवरऑल इंडियन मार्केट, आई थिंक अनुराग जी भी ने सपोर्ट किया कि Yes, yes. वॉलेटिलिटी कम हुआ है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक बाइंग, एब्सोल्युटली नो डाउट। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे दलजीत जी ने कहा, मैं फुल्ली सहमत हूं कि हमारी वैल्यूएशंस इतनी हाई लेवल पे है, तो समझिए एक बलून की तरह है, तो छोटा भी पिन प्रिक आता है, बड़े पिन प्रिक की जरूरत नहीं है, तो रिएक्ट होता है। सेकंड चीज क्या है, रिटेल एफएंडो में कितने रिटेलर्स आएंगे ना, वो कुछ समझते नहीं है, वो ऐसे डरते हैं और उस दिन जाके बेचते हैं। देखिए, मैंने कल की आंकड़े की बात की ना कि डीआई का सेलिंग था 850 करोड़, एफआई का था 900 करोड़। मार्केट में 1700 पॉइंट की गिरावट का बिल्कुल वो कारण नहीं थे। तो ऑब्वियसली स्पेकुलेटर्स ने पोजीशंस काटा, बेचा, जो भी किया, उन्होंने जियोपॉलिटिक्स के कारण उन्होंने पैनिक किया। तो हमारी रिटेलर्स क्या होते हैं, वो ज्यादा बाहर की चीज को देखते हैं और उस पे रिएक्ट करते हैं, और ये कॉज करते हैं वॉलेटिलिटी। तो ये एक आम निवेशक की बात किया आपने, जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, उनको ये इस तरह की करेक्शन जब आती है जो इंडिया से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, अनलेस हमारे फंडामेंटल्स में कुछ होता है। इंडो पाक वॉर फॉर एग्जांपल, तभी भी हमारी मार्केट में उतनी गिरावट नहीं आई, इट वाज डायरेक्टली अफेक्टिंग इंडिया। बट इश्यू क्या है कि ऐसी तरफ जब होती है तो वो टिके रहे और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज ले, बिकॉज डेफिनेटली मैं कहूंगा कि बाकी की सब जो चीज मैं कहूंगा, दोनों बड़े दिग्गज डील, यूरोप डील और यूएस डील, सेकंड बजट भी प्रो इकोनॉमी थी, प्रो मार्केट नहीं थी, प्रो इकोनॉमी थी, राइट। अर्निंग सीजन भी उतना खराब नहीं था जितना एंटिसिपेशन था। मैंने देखा कि टॉप 100 का 7.2% ईपीएस ग्रोथ था, मगर अगर आप वन टाइम इफेक्ट ऑफ लेबर कोड को हटा दें तो 11.5% था, विच इज नॉट बैड। एंड मिड कैप का तो इट वाज अराउंड 16% and small cap was 31%. So yes, mid cap valuations are at 30. You all say, oh, it is less than expectation. But economy is on the mend, is on the grow, और future में all these trade deals are going to come and help the situation. GST cut का full impact अभी दिखा नहीं है economy में, खाली auto sector में दिखा है। What about consumer durables? What about real estate? आने वाले दिन में economic खबर अच्छी आएगी, valuations अभी भी महंगी है, तो इसीलिए जो अच्छी economic cover का full impact दिखेगा जिस दिन एफआईआईस एक जबरदस्त तरीके से वापस आते हैं, और वो तब आएंगे जब उनको 3 चीज पे कॉन्फिडेंस चाहिए। एक कि उनको इंडिया का वैल्यूएशन थोड़ी सही लगनी चाहिए फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, पीईजी की बात कर रहा हूं, नॉट जस्ट प्लेन 1 ईयर फॉरवर्ड पीई। सेकंड बात है कि इंडिया का एआई वाला परसेप्शन, आज अनुराग जी इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ज्यादातर फ्लोस जो है एफआईएस के वो एआई ओरिएंटेड कंट्रीज में जा रहे हैं, जैसे कोरिया, ताइवान,
राइट? इंडिया को हर्ट हो रहा है ये, बिकॉज वी हैव बीन परसीव्ड एंड द रियलिटी इज दैट वी हैव बीन बैकफुट ऑन एआई। और उसका कारण क्या है? इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच नीड्स टू क्रिएट जॉब्स। चाइना हैज एन एजिंग पॉपुलेशन, अमेरिका हैज एन एक्सपेंसिव एंड एजिंग पॉपुलेशन। तो उनके लिए एआई जरूरी था अपने सिस्टम्स को बदलने के लिए, टू मेंटेन द सेम। बट इंडिया का ऑपोजिट है, पॉलिटिकली यू हैव टू क्रिएट जॉब्स। अगर यही चीज गवर्नमेंट 1 साल पहले करती एआई के बारे में धूम धमाका, ऑपोजिशन इमीडिएटली उसको उठाकर कहते कि इसके कारण 10 लाख जॉब नौकरी चले जाएंगे। तो इट्स अ वेरी हॉट पोटैटो पॉलिटिकली। अब दुनिया पूछ रही है क्यों नहीं कर रहे, तब गवर्नमेंट कर रही है हाँ अभी एआई कर रहे, तो इट इज ओके। सो वी आर स्लो एंड मूविंग इन अ स्लो मैनर, बट टिल द एफआईआई के परसेप्शन में इंडिया एआई रेडी बन रही है, तो वी कैन गेट सम allocation of the AI money. Today I think we are getting zero. In fact, we are getting negative in the IT sector on the AI related flows. तो मेरा मानना है कि the situation can't get worse because government has realized कि AI is important. एक PR level, एक publicity level पे at least AI front foot पे आ गई है। धीरे धीरे situation improve होगी, immediately बदलाव नहीं। But retail निवेशक को डरना नहीं है, ऐसी वॉलिटिलिटी में उसको टिके रहना है और कुछ और खरीदारी करना है, मगर डाइवर्सिफाइड रखे, बेट्स ना ले सेक्टर्स के ऊपर एट दिस पॉइंट, बिकॉज कहां पे एआई का डिसरप्शन आके ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, कैसे कंपनी रिएक्ट करनी, ये उनकी बस की बात नहीं होगी। तो डाइवर्सिफाइड रहे और वॉलिटी का फायदा उठाए। वॉलिटिलिटी इज अ फ्रेंड, जैसे अनुराग ने कहा वॉलिटिलिटी चाहिए, मैं कहूंगा रिटेल निवेशक को भी वॉलिटिलिटी चाहिए, नहीं तो हर दिन महंगा होता हुआ मार्केट में को क्या खरीदारी कर सकते हैं। करेक्शन उनके लिए भी चाहिए खरीदने के लिए। नो डाउट कि करेक्शन आपको मौका देता है खरीदने का, उस पर भी हम कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आएंगे कि क्या ये आपके लिए एक मौका है जहां पर आज आपको लोअर वैल्यूएशन पे जो चीज़ें गिर रही हैं वो मिल रही हैं, तो क्या उनको हाथों हाथ ले लेना चाहिए, और उनमें से तो कुछ दिग्गज भी हैं। दलजी साहब, जो अभी बात हो रही है एफआईआईज़ की, डीआईआईज़ की, एसआईपीज़ की, तो देखिए एफआईआईज़ के अपने बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। 3 कारण तो बताए अभी यहाँ पे सुनील जी ने कि वो क्या देखना चाहते हैं, फिर ये एआई वाली चीज़ हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए उनका जो भी बिहेवियर रहता है, बट हमारे डीआईआईज या एसआईपीज क्या उनके एब्सेंस में या उनके एरेटिक बिहेवियर के मौके पर खुद भारतीय बाजारों को संभालने की और साधने की ताकत रखते हैं, या वो भी अब थोड़ी सी फटीग दिख रही है? नहीं विपिन जी, वो तो पिछले इतने साल से कर ही रहे हैं, 2 साल से डीआई ही संभाल रहे हैं हमारे बाजार को। नहीं तो इतने अभी तक क्या हाल होता है, जिस तरीके से उन्होंने सेलिंग करी है, तो हम तो बहुत बुरा हाल में होते हैं। ऐसा डीआईज तो संभाल रहे हैं, और डीआईज हमेशा नॉर्मली मिड एंड स्मॉल कैप में ही ज्यादा जाना चाहते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द मार्केट वेल। आप लोकल होते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से मार्केट समझ में आती है, आप चाहते हो कि उसमें जाओ, और अल्फा जनरेशन की कैपेबिलिटीज भी वहां पर ज्यादा होती है। तो जो डीआईज होते हैं उनका मेन एम होता है कि हम कैसे बेटर अल्फा बना सकें। जो आज आप देख रहे हो कुछ 500-700 पीएमएस हैं, उनका भी सबका एक ही एम है कि हम किस तरीके से अल्फा जनरेट करना है। तो वो नॉर्मली मिड एंड स्मॉल कैप पे जाएंगे, वो फ्रंट लाइनर्स पे नहीं जाते हैं, या बहुत कम जाते हैं। अगर उनका पूरा पोर्टफोलियो होता है तो 10-20% टॉप फर्स्ट 100 कंपनीज में रहते हैं, बाकी नीचे वाली कंपनियों में रहते हैं। जो विपिन जी, मैं 1-2 पॉइंट्स बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आई थिंक फिरोज भाई ने भी बोला और अनुराग ने भी बात किया उसके बारे में, कि जो वॉलेटिलिटी की जो इन्होंने बात की, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो हेडलाइन इंडेक्स की बात है, निफ्टी की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो लेवल की बात कर रहे हैं, जो 90% आउट ऑफ द निफ्टी है। वो इनफैक्ट हमारा पोर्टफोलियो पिछले 30 साल में मुझे नहीं लगता है कि मैंने निफ्टी के 5 या 10 शेयर भी खरीदे होंगे। तो मेरा तो 95% पोर्टफोलियो जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप में रहता है। और उसमें जो हम BSE 500 की जब हम डिस्कशन करते हैं, तो वहां जो ये ड्रॉडाउन की बात कर रहे थे ना, 8% ड्रॉडाउन है, वहां पर 30% ड्रॉडाउन रहा है पिछले साल में। देयर आर मेनी स्टॉक्स विच हैव बीन, इनफैक्ट मैंने आपको डेटा अभी दिया था कि अगर आप BSE 500 का 1 ईयर का डेटा देखेंगे तो 20% स्टॉक्स आर फॉलन मोर देन 20 to 40%, 30% बिटवीन 10 to 20%, एंड लेस देन दैट बाकी सारे हैं। तो 50% से ज्यादा मार्केट 30% से 50% फॉल हुई है एक साल में ऑन द ब्रॉडर मार्केट। 500 BSE 500 की हम बात कर रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट 100 को या फर्स्ट 50 को मत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जो आपके रिटेल निवेशक हैं वो बहुत कम उसमें जाते हैं, वो उनका शायद एक्सपर्टीज नहीं होती है, या डर जाते हैं, या जो भी रीजन रहता है, वो अलग साइकोलॉजी है, उसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे। तो जो वॉलेटिलिटी हम जो बात कर रहे हैं उस टर्म्स में बात कर रहे हैं, ना कि जो टेक्निकल टर्म्स के
जिस जो लैंग्वेज ये लोग बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग वगैरह, वो अलग चीज है। हम जो सिंपल भाषा में बात करना चाहते हैं कि उतार चढ़ाव, सिंपल भाषा में बजाय वोलेटिलिटी बोल के ऐसा बोलिए कि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हमारे यहाँ होता है, क्योंकि हमारी वैल्यूएशन महंगी होती है, प्लस हम लोग न्यूज पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, या हमारे पास जो ये डेप्थ ऑफ मार्केट जो से कह सकते हैं वो भी काफी कम है, तो वहां पर रिएक्शन बहुत एग्जेजरेट होते हैं। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि पोर्टफोलियो में पैसा क्या बन रहा है, हेडलाइन इंडाइसेस वगैरह में अलग से बात हो सकती है। अब जो आपने कहा कि एफआई वगैरह क्या करें या डीआईज उसको कैसे संभालें, तो डीआईज अपना जो काम कर रहे हैं वो तो पिछले इतने समय से 3 साल से लगे ही हुए हैं बेचारे, जहां पे भी पैसा आ रहा है लगाते ही जा रहे हैं और मिड एंड स्मॉल कैप को संभालते जा रहे हैं। हमें अभी प्रॉब्लम एक हमने जो पिछले 2-3-6 महीने में देखी वो ये भी हमारे भी, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स भी यही क्वेश्चन कर रहे थे, भाई आप -15% हो गए, अभी हम प्लस 1-2 महीने में ही वापस आ गए +10%, +7% पे आ गए। तो हर समय यही क्वेश्चन आता था कि भाई अगर फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है तो आपका स्टॉक गिर क्यों रहा है। तो एक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती थी कि देयर वर नो बायर्स फॉर दीज स्मॉल स्टॉक्स। वो तो जो भी एक भेड़ चाल जैसा माहौल भी बन रहा था कि सबको एक ही तरफ जाना है, अगर अब एक कोई थीम चल रहा है तो सबको उसी में ही जाना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो डेप्थ ऑफ मार्केट, लैक ऑफ बाइंग पावर, ये सब चीजों ने भी मार्केट में काफी ये चेंज भी हुआ है पिछले 20-30 साल में, तो हमने बहुत कुछ चेंज देखा है। तो ये जो कंसंट्रेशन हो रही है ना, ये भी आपको मार्केट का डायरेक्शन जो है काफी चेंज करती है। जी ठीक है, क्योंकि ये बात इसीलिए सवाल भी मैंने पूछा क्योंकि एक हेडलाइन इंडेक्स इंडाइसिस की बात करें तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो देखते हैं हमसे बात करते हैं उनमें वो बहुत बड़े एक वास्ट मार्केट में बाइंग करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ उनके लिए फिर उनके पोर्टफोलियो में वो गिरावट काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। तो ऐसे में अब इसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री सवाल फिरोज सर, और वो ये कि जब ऐसी स्थिति हो, अब जैसे भी हम समझे वॉलेटिलिटी को, वो सबके लिहाज से अलग अलग हो जाती है, कौन किस सेक्टर में किस तरह के शेयर्स में डील कर रहा है, तो क्या अगेन SIPs एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है रादर देन आप डायरेक्टली जाके किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या शेयर्स में डील करें? यस विपिन जी, डेफिनेटली SIP बेहतर विकल्प होता है। मैंने एक स्टडी की थी, उससे पता लगा था कि जो अब स्टॉक्स की स्टडी, जैसे दलजीत सर भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, उसमें एक 15-17 FIIs ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म पैसा डालते। ये कैसे पता लगता है कि कौन से वो 15-17 है? आपको ये मिल जाता है, ब्लूमबर्ग पे एक फीचर है, इंडिया विदेश भर में कोई भी फैक्ट शीट में अगर एक शेयर का नाम लिखा हो वो कंसोलिडेट करके दे देता है, तो आपको ये पता लग सकता है कि कौन से FII हैं जो खरीदते हैं और रिजल्ट के बाद बेच देते हैं। तो ऐसे मैंने 15-17 शॉर्ट टर्म FIIs की लिस्ट बनाई, बहुत केयरफुली उनको देख के, राइट। तो जो भी शेयर में ये 15-17 नाम दिखें तो वो शेयर में की या एग्जैजरेटेड राइज की बहुत ज्यादा संभावना। दैट्स वन रीजन व्हाई वॉलेटिलिटी हैपेंस इन NSE स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स। NSE स्मॉल कैप 250 स्टॉक में तो 250 स्टॉक है। MSCI के जो इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स में अब 499 स्टॉक्स। ओके, पहले तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि भाई फॉरेनर 499 स्टॉक्स रख के बैठे हैं और इंडिया वाले 250 लग के बैठे हैं। जो बाकी जो 244 स्टॉक्स है ना, वो सबसे स्टेबल स्टॉक्स, इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग आती है। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने स्टॉक का कारोबार ही करना है, इंडेक्स से जाके स्टॉक में जाना है, तो आपने अगर सिर्फ फंडामेंटल देखना है तो आपको उतार चढ़ाव आज कौन खरीदेगा। मैं भी एक NSE स्मॉल कैप 250 कंपनी हूं, NSE 500 में हूं। मैं रात को दुकान बंद करके जाता हूं, कल सुबह मेरा भाव बढ़ना या घटना क्यों चाहिए, मेरा फंडामेंटल तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, रात को मुझे म्यूचुअल फंड कमीशन आ गई। सो व्हाट हैपेंस इज दिस डिमांड एंड सप्लाई, देयर आर सम पीपल हु बाय इन, नहीं, उसकी एनालिसिस जरूरी है। ये मैं खाली वो दिशा दिखा रहा हूं जहां पे स्टडी काफी अच्छी हो सकती है अगर कोई स्टॉक्स ओन कर। रहा सवाल क्या माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से SIP रिटेल निवेशक ने इतनी स्मार्टनेस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में दिखाना, मैं आश्चर्यचकित हूं। हर महीने जहां मार्केट गिरी थी ना,
वहां नेट फ्लो नेगेटिव है एचएनआई की, रिटेल की पॉजिटिव है, राइट। बेचारे नाम बदनाम है रिटेल का, क्या कर रहा है आप देख लीजिए। अप्रैल जब लिबरेशन डे हुआ था तो मार्केट गिरी थी। उस साल उस महीने एसआईपी थी 26,000 करोड़ की, टोटल नेट फ्लो था नेगेटिव। बाकी लमसम का नेट फ्लो नेगेटिव था। अगर जो भी टोटल फ्लो था उसमें से एसआईपी हटा दो, जैसे जैसे सुनील सर कह रहे थे, इस महीने लास्ट मंथ भी नेगेटिव था एचएनआई का फ्लो, इफ आई एज्यूम एचएनआई इज लमसम। सो रिटेल एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहा है, उसको मैं सिर्फ एनकरेज करना चाहूंगा कि वो माध्यम बहुत सही माध्यम है। मार्केट सितंबर 24 से अब तक एनएससी 500 में भी नेगेटिव है 4-5%, but textbook definition of SIP rupee cost averaging has happened in this 1.5 year। मैं कल ही एक स्मॉल कैप का एक स्टेटमेंट देख रहा था SIP का लास्ट 2 साल का, उसमें रिटर्न है 13% कंपाउंडेड, राइट, एंड दैट वाज नॉट द बेस्ट फंड। सो पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की हम किताबी बात कहते हैं, बट ये 1.5 साल में इट हैज बीन अ क्लासिक टेक्स्टबुक डेफिनेशन। निफ्टी गई है 21,700 पे 2-3 बार ही, और वापस आई है 25-26 तक। तो इस वॉलिटिलिटी से एसआईपी वालों का फायदा हुआ है, इसीलिए वो डटे हुए हैं 31,000 करोड़। एक्चुअली दिसंबर में भी 31 था, जनवरी में भी 31 था। लोग कहते हैं ये सेम था, नहीं था। नवंबर के लास्ट डे की एसआईपी काउंट नहीं हुई थी, इसीलिए अगर आप वो नॉर्मलाइज करेंगे तो दिसंबर का नंबर से जनवरी का नंबर 1200 करोड़ ज्यादा है, क्योंकि जनवरी के पूरे 31 दिन में एसआईपी की डेबिट्स बराबर हुई थी। ओके, और ये पॉइंट ये भी आपने जो एक नजरिया बताया वो शायद अभी दलजीत जी वही कह रहे थे कि कई बार उतनी डीप टेक्निकल स्टडी में हमारा जो आम निवेशक है वो जा नहीं पाता, लेकिन आपने एक तरीका दिखाया वो बढ़िया है। आई होप कि वो कई लोगों को समझ में भी आया होगा। अनुराग जी, अब इससे पहले कि हम सब ये कहें कि अब आगे अगले हफ्ते में क्या करना है या आगे मार्केट के लिए क्या सेक्टर और कौन सी चीज़ें, एक चीज़ की जो DIIs FIIs वाली पूरी बातचीत चल रही है, इनफैक्ट हमारे सभी वक्ताओं ने बताया कि व्हाट द FII इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, क्या वो देख रहे हैं और उनका बिहेवियर कैसे कैसे चेंज होता है। अब आप वहाँ से जब देखते हैं तो आप या तो खुद को FII समझे या FII का दिमाग जो चल रहा है वो हमें बताएं कि वो क्या देखना चाह रहे हैं। कुछ मोटे तथ्य तो हमारे सामने आ गए, लेकिन उन्हें और क्या चाहिए। एक वक्त तक तो उन्हें भारतीय बाजारों में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब हर दिन उनका मन बदलता है। विपिन जी, एक मन, दो बातें इस पे कहता हूं और थोड़ा अलग हटके बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेटा सबको पता है। एक एग्जिट इंडिया एक ट्रेड का एक परसेप्शन बना हुआ है तकरीबन। अब वो कुछ कॉन्ट्रेरियन लोग इंडिया की बात कर रहे हैं कि एज अ कॉन्ट्रेरी पोजीशन लाइक, बट जनरल परसेप्शन और एक मार्केट्स में हम देखते हैं कि मैं अभी इस समय एक जॉर्ज सोरोस साहब की किताब पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं कि एक बार जो ट्रेंड बनता है, वो करेंसी मार्केट की बात कर रहे हैं लेकिन हर जगह वैलिड है, कि जो ट्रेंड बनता है वो सेल्फ रीइंफोर्सिंग हो जाता है, फिर वही ट्रेंड और बड़ा हो जाता है। एक मायने में एक ट्रेंड बना हुआ है कि यार इंडिया के पास कंजम्पशन स्टोरी है लेकिन टेक्नोलॉजी और AI स्टोरी नहीं है अब, और वो डिसरप्शन के एंड पर है। तो एक एग्जिट ट्रेड चल रहा है। अब वो ट्रेंड अपने आप को सेल्फ रीइंफोर्स करता रहता है। आई डोंट थिंक इसमें इंडिया कुछ डायरेक्टली ऐसे चेंज कर सकता है शॉर्ट टर्म में। अब वो ट्रेंड चल रहा है तो वो चलेगा, और वो हम देख रहे हैं बहुत पहले से चल रहा है। तो अब उसके अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ इस बात में कितनी सच्चाई है ये समय तय करेगा। इसको एक्सेप्ट करें कि ये ट्रेंड है, वो ग्रेजुअली बेचेंगे। लेकिन वो बेच इसलिए भी रहे हैं विपिन जी, क्योंकि मार्केट करेक्शन नहीं ले रहा है और प्राइसेस बहुत अच्छे हैं और एग्जिट प्राइसेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं FIIs को। अगर मार्केट में 20% का करेक्शन आ जाता है और सपोज निफ्टी 20,000 के आसपास पहुंचता है, तो वो सेलिंग भी रुक जाएगी। तो ये दोनों चीजें इसमें कारगर हैं। दूसरी बात विपिन जी, थोड़ा सेंसिटिव है, मैंने इस बारे में ट्वीट लिखा था, काफी चर्चा हुई उसकी। देखिए, एक जनरल परसेप्शन है कि इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट डोमेस्टिक चैंपियंस, और वो फॉरेन मनी को फ्रिंज पे रखती है, लेकिन बहुत ज्यादा वो बड़ा प्रोपोर्शन बने वो लाइकिंग नहीं है। और ये बहुत सरकारों की लाइकिंग है, ऐसा बहुत यूरोप में भी बहुत गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं। थोड़े बहुत कोर्ट केसेस हुए, कुछ हुआ। परसेप्शन ये है कि फॉरेन कैपिटल ऑन द फ्रिंज ठीक है, लेकिन इट शुड नॉट बी सो बिग के वो फिर डिसरप्ट करे, उसके एंट्री से बूम और बस्ट की साइकिल शुरू हो। तो आई थिंक वो दोनों चीजें मिला के एक नजरिया ये बनता है कि इंडिया में डोमेस्टिक चैंपियंस को प्रेफर करें और डोमेस्टिक कंपनीज जो इंडियन मार्केट को समझती हैं उनको उनमें पैसे लगाएं।
तो आई थिंक वी शुड स्टॉप वरिंग अबाउट एफआईआईज टू मच। ऐसे भी उनकी सेलिंग 1/3 है, 2/3 सेलिंग तो डोमेस्टिक सेलिंग है, बट वो ग्रेजुअली निकल सकते हैं। जब बहुत ज्यादा मार्केट में करेक्शन आएगा तो तब वो आ जाएंगे। आई डोंट थिंक इंडियन मार्केट वांट्स दैट करेक्शन, राइट? अगर आप कंपेयर करें इंडिया के मल्टीपल्स 25 पे तो चलते ही हैं। तमाम इमर्जिंग मार्केट्स के मल्टीपल 12 से 15 पर चलते हैं। अब वहां पे एफआईआईज पैसा डाल रहे हैं। आई डोंट थिंक इंडिया वांट्स टू बी देयर, बिकॉज फिर तो मार्केट कैप ही आधा हो जाएगा। तो लेट अस एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। आई थिंक कि अब एफआईआईज आर नॉट अ बिग डिसाइडर इन इंडियन मार्केट एंड we have to take our own pragmatic call, and that's also the preference of the government कि let us promote domestic champions rather than relying on foreign capital. अब इंडिया का साइज भी इतना बड़ा हो चुका है विपिन जी के उससे फर्क नहीं पड़ता। स्मॉल एफआईआईज can't really rattle the boat. तो कुल मिला के ये नजरिया रहेगा मेरा। नहीं, एक आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक आत्मनिर्भर मार्केट चाहिए जो आप कह रहे हैं, और उसी नजरिए की आप बात कर रहे हो, राइट? एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद अब समझ लिया सिचुएशन को क्या है, क्या हो रहा है, किस तरह के फंडामेंटल और डायनामिक्स काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब आप जो कि निवेशक हैं उन्हें क्या करना चाहिए, चाहे अगले हफ्ते की बात हो या गोइंग फॉरवर्ड हो, क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए बाजार को लेके, कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ दूर रहना है, कब निवेश करना है और कब थोड़ा सा मार्केट को सिर्फ दूर से देखना है, और फिर कौन से सेक्टर्स, कौन से पर्टिकुलर जोन है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आवाज़ अड्डा मार्केट स्पेशल्स में बात हो रही है फियर फैक्टर्स की, कि क्यों बाजार में इतने हिचकोले हमें देखने को मिले इस हफ्ते के दौरान, और अब अगले हफ्ते में हमें क्या करना है। तो ब्रेक से पहले काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ कि एग्जैक्टली मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है, कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रही है। अब नाउ आपको एज एन इन्वेस्टर मार्केट में क्या देखना है और आगे कैसे चलना है, तो एक एक करके अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। सुनील जी, अब पूरी सिचुएशन तो हमने समझ ली, लेकिन अगेन हर तरह का यहाँ इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म भी है जो एक मिड टू लॉन्ग टर्म रहता है, एक कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की अपनी अवधि को रखता है, लेके चलता है। सब तरह के लोग हैं, बड़े छोटे सब स्टॉक खरीदते हैं। कैसे देखकर चले बाजार को, जब एक तरफ युद्ध की भी आशंका है, एक तरफ एआई का डिस्ट्रप्शन भी है, और भी 4 फैक्टर है जो इंपैक्ट करते रहते हैं, घरेलू या इंटरनेशनल। ओवरऑल कैसे पकड़ू बाजार की चाल? तो पहली चीज मैं करूंगा कि अनुराग जी जो कह रहे थे, मैं समराइज करूंगा कि ट्रेंड इज किंग, राइट? यानी जो ट्रेंड एक परसेप्शन का बन रहा है वो, तो इसी सेम ट्रेंड में देखें आप, तो क्या है कि हमारी मार्केट कभी सस्ती नहीं होने वाली है और महंगी तो रहेगी। तो उस हिसाब से पहला जो एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, वो ये है कि जो 20-30% की रिटर्न्स आपको कोविड के बाद मिली थी उसे भूल जाएं। क्योंकि मैं मानता हूं कि एफआईआईज की वापसी में देरी होगी, क्योंकि जब तक ये ग्रोथ एक टाइम फैक्टर ऑफ वैल्यूएशन से हमारी मार्केट थोड़ी नॉट सो एक्सपेंसिव बने, तभी एक एफआई की वापसी की सोच और जैसे एआई के बारे में ये जो नेगेटिव परसेप्शन है वो सब बदलने में वक्त लगेगा। तो अगर एफआई वापस नहीं आते हैं, इंडियन मार्केट में गिरावट ज्यादा नहीं होगी, जो पुरानी कहानी है वही है, मगर ज्यादा बढ़त भी नहीं होगी। माने जो 20-30% का आपने रिटर्न्स देखा था पोस्ट कोविड में, उसको भूल जाइए। आप टेम्पर डाउन कीजिए अपना एक्सपेक्टेशन को। लार्ज कैप को मैं कहूंगा लो हाई सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट, और मिड एंड स्मॉल कैप में अगर आप थोड़ा टाइम देंगे, एसआईपी का रास्ता रुपी कॉस्ट एवरेज से अपनाएंगे, तो आपको मीडियम डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज आपके मेंटली, क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं जो कोविड के बाद उस रिटर्न्स को देखकर आ गए थे मार्केट में, और वो अगर उनको 20-30 नहीं मिला तो नाराज हो सकते हैं। तो उनका मेरा को कहना है कि अभी से आप अपने मानसिक संतुलन बना के रखिए कि एक डबल डिजिट रिटर्न और पोस्ट टैक्स बेसिस में तो डबल ऑफ व्हाट यू गेट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, ओवर ईगर, ओवर एम्बिशियस अबाउट द रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। फर्स्ट वो होगा जब एक दिन आपको एफआईआईज को इंडिया पसंद चीज बनकर, वो भी हर महीने 30-40 हजार खरीदारी करेंगे, तब होगा। वो कब होगा हमें पता नहीं। इसलिए जब तक आप अपना एक्सपेक्टेशंस को एक मॉडरेट लेवल पे रखिए, नंबर 1। नंबर 2, जो बात मैंने पहले भी कही कि बहुत से न्यूज आएंगे जहां पर ब्रॉडर मार्केट में आपको करेक्शंस आएगी बिकॉज ऑफ द न्यूज फैक्टर, बट ये आपके लिए खरीदारी के मौके होनी चाहिए, बिकॉज ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर, स्पेकुलेटर, हेज फंड का एक्शन है जो इमीडिएटली मार्केट के ऊपर एक असर आता है, मगर लॉन्गर टर्म इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें कोई दाग नहीं है। एक डिसेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी विद ट्रेड डील बीइंग साइंड, मेरी उम्मीद है कि ये एक 8%
कंसिस्टेंट एट 2027 ऑनवर्ड्स 8% के लेवल पहुंच सकते हैं. इस साल विल बी एट 7% ऑड, बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 27, 28 एंड ऑल दैट वी शुड बी एबल टू टच 8 विद द ट्रेड डील्स गोइंग थ्रू. तो उस ग्रोथ के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी अगर 12% बढ़े तो मार्केट का रिटर्न भी उस हिसाब से आना चाहिए. तो वो सेकंड चीज, जो एवरी करेक्शन शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके मन में फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. थर्ड इज पोर्टफोलियो वेटेज में मैं कहूंगा कि डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम, अगर 1 साल 1.5 साल का टाइम फ्रेम है तो लार्ज कैप को ज्यादा रखिए, बिकॉज देन आपको क्या हो गया कि वॉल्टिल से उतना एक डर नहीं आएगा, एक डिसेंट सा रिटर्न बनेगा. बट इफ यू हैव अ 5 year आउटलुक then you can wait mid and small caps, but do it through mutual fund, because यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसमें से चुनना, जैसे जल्दी जी कह रहे थे, राइट, उनकी 30 स्टॉक ने इतने रिटर्न दिए थे. तो चूज एन एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर who uses diversification and a stock selection to build returns. But there आप mid and small cap का weightage बढ़ा दीजिए when your time frame, because time is the best dealer with volatility, and genuine stock picking का benefit भी long term में आता है. तो this is my overall summary that this is the correct place of the market in terms of the retail निवेशक. नहीं, वेरी वेल एक्सप्लेन सर. और ये कि अब एक्सपेक्टेशन को थोड़ा हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा या थोड़ा रियलिटी के करीब लेके आना पड़ेगा, एंड देन द वे आपको कैसे देखना है मार्केट को, कहाँ क्या नजर रखनी है और किस हिसाब से आगे बढ़ना है. राइट, दलजीत साहब, इसमें आपकी क्या राय रहेगी? हाँ विपिन जी, बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि मॉडरेट एक्सपेक्टेशन के साथ जाएं और अल्फा जनरेशन या बेटर रिटर्न्स लेने हैं तो मिड एंड स्मॉल कैप में, बट ऑब्वियसली वहाँ रिस्क ज्यादा होता है, तो आपको वहाँ समय भी ज्यादा देना पड़ता है और रिस्क उठाने की थोड़ी कैपेबिलिटी भी ज्यादा चाहिए. बट वो रिस्क इन टर्म्स में होता है कि आपको उतार चढ़ाव देखने में ज्यादा रहेगा. अगर आप बने रहेंगे 3 साल तक तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि इनफैक्ट अभी जैसा हमने बात किया कि एक ब्रॉडर मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा जो प्राइस करेक्शन के थ्रू गुजरा है, जबकि उनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 3-6 महीने में वो जब रिवर्सल होगा तो वहां पे बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे. तो इनफैक्ट दिस इज द राइट टाइम कि अगर आप स्मॉल और मिड कैप में 2 से 3 साल के होराइजन से डालते हैं और राइट स्टॉक सेलेक्ट करते हैं. राइट स्टॉक सिलेक्शन का मतलब ये है कि आरओई आरओसी वगैरह इंटैक्ट है, उनकी रिटर्न्स जो रेशियोज है इंटैक्ट है, रेवेन्यू ग्रोथ है, बॉटम लाइन इंटैक्ट है, तो वो जो आप या विजिबिलिटी है, तो वहां पर आपको जो है वो बहुत अच्छे मौके आज की डेट में है जहां वैल्यूएशन आपके फेवर में है. आपको सिर्फ समय देना है और उसके साथ स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो स्टॉक री रेटिंग होने का स्कोप भी रहेगा. तो अभी जो हम सेक्टर्स देख रहे हैं, तो अभी हमने जो Q3 के नंबर्स के बाद और जो ये डील्स हुई हैं, तो उसमें हमने 1-2 चीजें इम्प्रूवमेंट और एडिशनल की है कि ये जो ट्रेड डील के बेनिफिशियरीज हैं, नो, जैसे ऑटो एंसिलरीज के कुछ स्टॉक्स हैं जिनका एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हुआ था या जो स्लोड जा रहे थे, केमिकल में कुछ स्टॉक्स हैं जो इम्पैक्टेड थे, उनके ऊपर टैरिफ ज्यादा थे, हालांकि बहुत सारे टैरिफ पास ऑन कर रहे थे. दूसरा, ये जो डेटा सेंटर्स को जो सप्लाई करते हैं, ट्रांसफार्मर्स, वायर्स, केबल्स, कंप्रेसर्स, बहुत सारी ये कैपिटल गुड्स की जो आइटम्स हैं वैल्यू चेन में, तो यहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो मुझे लगता है कि थोड़ा रिजल्ट्स के बाद स्टॉक्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल वहां पर पोटेंशियल टू बिकम डबल इन 3 years इज वेरी वेरी हाई. तो यहाँ से भी आप 20-25% CAGR रिटर्न की उम्मीद, 25% CAGR की रिटर्न की उम्मीद 3 साल में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने अच्छा स्टॉक चुना है और उसके साथ बने रहे. जी, तो थोड़ा वक्त आपको देना होगा. देखिए, दलजीत सर भी यहाँ कह रहे हैं 2 से 3 साल का वक्त दें तो 25 से 30% CAGR रिटर्न आपको मिल सकता है, तो जल्दबाजी क्यों करनी फिर किसी चीज में. राइट, अनुराग साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू. या सो जो सुनील जी ने कहा मैं सपोर्ट करता हूँ. दलजीत जी की बातें हमेशा ही अच्छी बेहतरीन होती हैं, इन्वेस्टर्स के पक्ष में होती हैं. बस ये 25 से 30% वाला मैं मिस कर गया, मेरे ख्याल से मेरा टेंशन कहीं और था, तो मुझे नहीं लगता 25 से 30% इन्वेस्टर लेवल पे देखिए वो रिटर्न नहीं आता. उसके लिए आपको दलजीत जी खुद बनना, फंड मैनेजर बनना पड़ेगा. वो फिर इन्वेस्टर लेवल पे इतना रिटर्न नहीं आ सकता. देखिए कहानी विपिन जी ये है, लार्ज कैप में रहना है लेकिन इन्वेस्टर स्मॉल और मिड में भाग रहे हैं. ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, हर जनरेशन को करनी होती है. एक बार जनरेशन जब 20s में होती है तो समझाना मुश्किल होता है. वो लगते हैं कि बस, उनको लगता है यही दौर है बस, और इस दौर से आगे कुछ है नहीं.
हमारे लिए वो दौर 2002 2000 से 2010 में था, तो हमने देखा है। तो वो इन्वेस्टर्स खुद सीख जाएंगे, कोई उसमें चैलेंज नहीं है। बट अगर जो खुद इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझदारी से करें, अपने हाथ जल जाते हैं तो म्यूचुअल फंड की तरफ वापस आए, वही एक रास्ता है। लेकिन लार्ज कैप फोकस 50% जरूर होना चाहिए। और आई वुड अवॉइड, मतलब मैं इन्वेस्टर्स को लार्जली कहूंगा कि स्टे इंडिया इज अ कंजम्पशन स्टोरी, स्टे विद इन दी कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन स्पेस एंड दी फाइनेंशियल स्पेस, बिकॉज वो फॉर्मलाइज्ड स्पेसेस हैं। दैट इज द ओनली टू स्पेसेस। टेक्नोलॉजी आईटी कहता, लेकिन अब मैं नहीं कहूंगा, और 2 साल से कह भी नहीं रहा हूँ। फॉर FIs लाइक ओनली दी स्पेसेस इन इंडिया, बिकॉज ये फॉर्मलाइज्ड हैं। बाकी सब में या फिर PSU प्ले है, या फिर बड़े इनफॉर्मल, फॉर्मलाइज नहीं है सेक्टर्स, तो वहां पर हाथ जल जाते हैं इन्वेस्टर्स के। और वही गलती लोग मेरे ख्याल से करते हैं। इवन ये सब जो आप रियलिटीज भी कह रहे हैं, ये कहने को ऑर्गेनाइज कंपनीज दिखती हैं, लेकिन इनमें PNL का बड़ा झोल झाल है। तो आई वुड जस्ट एडवाइज स्टे लाइक दिस ओनली, एंड 20% एलोकेशन टू डेट, 20 to 25%, क्योंकि मार्केट्स बड़ा फेयरली प्राइस्ड है, इसमें कोई बार्गेन नहीं है। तो आप कुछ लॉटरी मिस नहीं करेंगे अगर आप थोड़ा 25% डेट में भी रख लेते हैं। You know, that's a good allocation. So Vipin ji, that's what I would suggest. Also, by the way, anybody who is selling more than 15% returns, विपिन जी मैं कहूंगा इन्वेस्टर्स को कि थोड़ा कॉशियस हो जाए। वो रिटर्न्स इस इकोनॉमी में संभव नहीं है, तो आपको मॉडरेट तो करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशंस, वो ठीक गलत है। होगा। तो ये तीनों में बात आ रही है कि एक्सपेक्टेशन को थोड़ा मॉडरेट लेके तो चलना पड़ेगा, और बाजार को अपने अपने नजरिए से हमारे सारे एक्सपर्ट देखते हैं, तो उनकी अपनी अपनी राय। एक सवाल सुब्रमण्यम सर मैं आखिरी में चलते चलते जरूर पूछूंगा, वो है IT शेयर्स के लिए। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी आज की तारीख में जरूर उनको थोड़ी मार पड़ रही है, और वो AI डिस्ट्रप्शन आ रहा है, लेकिन क्या ये वक्त है कि जब उनके वैल्यूएशन वहां पहुंचे गिरावट के बाद, जहां वो आकर्षक लग रहे हैं या लग सकते हैं, तो इन्वेस्टर उनकी तरफ ध्यान दें, वहां बाइंग करें, या अभी ये थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी? देखिए, मैं 2-3 फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, उसके बाद मेरी राय देता हूं। तो पहला चीज है कि एक साल में निफ्टी का 12% पॉजिटिव रिटर्न हुआ है, IT इंडेक्स का 21% शायद नेगेटिव रिटर्न है। तो 33% या 32 to 33% इट हैज अंडर परफॉर्म। क्या इतनी बुरी सेक्टर है कि 30% लार्ज कैप इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करे? तो एक वो फैक्ट है कि इट हैज ऑलरेडी करेक्टेड, नंबर 1। नंबर 2, मैं कहूंगा कि इस करेक्शन के बाद दो चीज सामने आती है। एक है कि 1 year फॉरवर्ड PE, अभी ओवरऑल इंडेक्स की बात करें, आई थिंक इट्स कम डाउन टू अबाउट 21.5, 22, करेक्ट। बट इसमें लार्ज कैप का लिखे तो 17 से 19 के करीब हुआ है, क्योंकि लार्ज कैप IT में ज्यादा करेक्शन हुआ है, नंबर 1। और 1 year ये PE के कारण भी एक डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इट वाज 10 year एवरेज डिविडेंड यील्ड 1.5%, 1.6% रही है। अब डिविडेंड यील्ड इज अबाउट 3.2, सो डबल हो गया। तो क्या है इसके कारण, ये जो चीज, जो एक भयंकर अंडर परफॉर्मेंस और ये जो डिविडेंड यील्ड की पिकअप है, उसमें थोड़ी बहुत बाइंग में लार्ज इंस्टीट्यूशनल इनकम सीकिंग फंड्स जैसे पेंशन फंड्स और ये होते हैं, उनसे थोड़ी बाइंग सपोर्ट देख रहा हूं। इसलिए मेरे ख्याल में एक तरह की बॉटम फॉर्म हो गई है। अब इस बॉटम से आगे बढ़ने के लिए 1 year का मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न है, मैंने एनालिसिस जो किया, इज रफली 11%, क्योंकि इसमें मैंने 2-3% का रुपी डिप्रिसिएशन का इफेक्ट, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टर है, रुपी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी लिया है। और मेरे ख्याल में अराउंड 7 to 8% दे शुड बी एबल टू गेट कांस्टेंट करेंसी रिटर्न। सो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए ये रेवेन्यू स्ट्रीम में मुझे कोई दे नहीं देती है, मगर बिजनेस मॉडल का चेंज जो है, जो पर पर्सन या पर आवर की बिलिंग से उनको पर प्रोजेक्ट में जो शिफ्ट करना होगा जी, उसमें ही आपको वॉलिटिलिटी आएगी। और इसीलिए मेरा मानना है उसके कारण कंपनी जितनी क्विकली वो एक्विजिशन इन AI स्पेस पार्टनरशिप करते हैं उससे होगा। तो मेरा ख्याल है कि बॉटम करीबन फॉर्म हो चुका है, तो धीरे धीरे आप SIP के रूट में आप
खरीदारी शुरू कर सकते हैं Got your point, sir, क्योंकि 2 to 3 आउटलुक, बिकॉज ब्रॉडर आईटी कंपनीज को खरीदें सो दैट वन विनर मे बी कॉम्पनसेटेड बाय वन लूजर। ठीक है जी, गॉट योर पॉइंट एंड आई थिंक दर्शकों ने भी नोट कर लिया होगा क्योंकि चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग थी है इनफैक्ट, लेकिन समय अब मेरा बता रहा है कि समाप्त हो गया। लेकिन आज जो भी पूरी बातचीत हुई है टिल एंड आई थिंक बहुत काम की। दर्शकों के वीकेंड में आपके पास कई बार मौका होगा, आप टेलीविजन पे या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस शो को बार बार देखिएगा एंड यू गॉट अ वेरी गुड इनसाइट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम और चर्चा में भाग लेने के लिए। नमस्कार।